मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर ये साबित करता है कि अखिलेश यादव के रग रग में हिंदू विरोध है। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती? यूपी की सियासत में पोस्टरों के जरिए मचे घमासान में नया पोस्टर आ गया है। पोस्टर आया है सपा की ओर से, टारगेट पर योगी है, संबोधन हुआ है मठाधीश के नाम से और हमला किया गया है योगी के नारे को आधार बनाकर। पोस्टरों में नए नए नारे गढ़ने और बटेंगे कटेंगे की सियासी कार्ड खोजने की कोशिश में सपा फिर से मठ और मठाधीश तक पहुंच गई। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में सपा की ओर से ये छठा पोस्टर है। योगी पर हमले के लिए उनकी पहचान और सनातन से जुड़े शब्द मठाधीश का इस्तेमाल है और कहा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। सपा ने सनातन से जुड़े शब्द मठाधीश के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक चलाई तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ताओं की फौज मैदान में उतर गई और कहा गया ये सपा का सनातन विरोधी रवैया है। ये समझ में आता है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू समाज का, हिंदुओं का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। और अब मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती है? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती है? नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर ये साबित करता है कि अखिलेश यादव के रग रग में हिंदू विरोध है। ये हिंदू साधु संतों के प्रति समाज के अंदर घृणा पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए पिछले 1 साल से इन्होंने प्रभु श्री राम के अयोध्या में दर्शन नहीं करे। ये समाज को बांटना चाहते हैं और ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो गोरखनाथ मंदिर की तरफ बुलडोजर का रुख आगे करेंगे। इससे ये साबित होता है कि अखिलेश यादव का बस चले तो वो हिंदुओं के प्रति समाज में नफरत पैदा करे और हिंदुओं की जान अखिलेश यादव के शासन में खतरे में पड़ सकती है। पहले में पूर्व में भी खतरे में पड़ी है। सितंबर में खुद अखिलेश यादव योगी पर निशाना साधने के लिए मठाधीश शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। तब अखिलेश ने मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होने की बात कही थी। तब भी अखिलेश पर यह कहकर पलटवार हुआ कि अखिलेश सनातन के विरुद्ध बोल रहे हैं। सपा को मठ मंदिर माफिया में फर्क नहीं पता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये कोई पहली बार नहीं था जब अखिलेश योगी को लेकर पर्सनल हो गए हो और आरोप उन पर सनातन विरोधी होने के लगे। इससे पहले एक बार और अखिलेश यादव ने योगी के पहनावे भगवा को आधार बनाकर तंज कसा था। कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, उनकी पत्नी डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव भी योगी के पहनावे पर तंज कस चुके हैं। और अब ये पोस्टर मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। फिर सवाल तो उठता है कि योगी पर सियासी हमले के लिए सीधे सीधे योगी का नाम लेकर भी नारे लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर योगी पर सियासी हमले के लिए उनके पहनावे भगवा, उनकी परंपरा मठ परंपरा को आधार बनाया जाए तो क्या ये निशाना योगी के साथ साथ सनातन पर भी है? साधु संत हमेशा एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कभी वो बटेंगे नहीं और ना कभी कटेंगे। ये गलतफहमी है और अपने मन से जितनी जल्दी हो सके समाजवादी निकाल दे तो ज्यादा अच्छा है। कि अखिलेश यादव जी को भगवान सतबुद्धि दें। साधु संत न तो कभी बटे हैं और न तो बटेंगे और न तो कटे हैं न तो कटेंगे। ये अखिलेश यादव जी अच्छी तरह से समझ लें। सवाल ये भी कि क्या सनातन पर अटैक कर सपा हिंदू वोट बैंक को जातियों में बांटना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी पोस्टर में मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे के बाद आगे लिखा है पीढ़ियां जोड़ेगी और जीतेगी। एक मठाधीश, एक पीठ का पिटिशनर। आप बताओ, जहां वो इंसानियत की बात करते हैं, अपनत्व की बात करते हैं, वो हरियाणा में जाते हैं बांटने बोलते हैं जो बांटेगा वो कटेगा। आप उत्तर प्रदेश को बांटने, खून खराबे की राजनीति करने के लिए ये महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान पे समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उन सबकी भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में इन्होंने कक्का किया। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखें,
समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन इन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले। तो क्या अखिलेश यादव कंफ्यूज है कि योगी के नारे की सियासी कार्ड क्या निकाली जाए? क्या वाकई सपा के रणनीतिकारों को समझ नहीं आ रहा कि हिंदू वोट बैंक को जातियों में कैसे बांट कर रखा जाए? क्या वाकई उपचुनाव और 27 का अभी से तनाव इतना कि सपा टूटते दिख रहे पीडीए के सियासी फॉर्मूले को किसी भी तरह बचा कर रखना चाहती है? इसी कोशिश में वो 6 पोस्टर लॉन्च कर चुकी है, कई नारे गढ़े जा चुके हैं और अब तो शायद आखिरी दांव चला जा चुका है। भले सीधे सीधे योगी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन योगी मठ से आते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं, इसीलिए नाम मठाधीश का इस्तेमाल हुआ। मठाधीश द्वारा बांटने काटने की बात हुई, लेकिन यहाँ भी सवाल है, सपा का ये दांव कहीं उसी पर उल्टा न पड़ जाए। सनातन परंपरा में मठों का स्थान काफी ऊंचा है। मठों से धर्म के अलावा समाज की भलाई के भी काम होते हैं। ऐसे में जाति सियासत के चक्कर में मठाधीश द्वारा बांटने काटने की बात कहने पर कहीं सपा को लेने के देने न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। स्टूडियो में ही मौजूद है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। ममता कालेजी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाजी मेहरदीन रंगरेज, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सैफ खान है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि लौटकर आप लोगों को कुछ मिला नहीं। सितंबर के बाद फिर ये नवंबर शुरू हो गया, मठाधीश, मठ से दिक्कत, हिंदू से दिक्कत, बीजेपी कह रही। राकेश जी, समाजवादी पार्टी 365 दिन सकारात्मक राजनीति करती है और हम 365 दिन सकारात्मक नारे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी नेतागिरी नकारात्मक है और इतने दिनों के रिसर्च के बाद मुझे लगता है, पता नहीं नागपुर से नारा निकल के आया है कि दिल्ली हेडक्वार्टर से निकल के आया है कि योगी जी पता नहीं कहां से निकाल के लाए हैं, ये नकारात्मक नारा भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि माफिया वो मठाधीश भी हो सकता है या मठ में भी हो सकता है और मस्जिद में भी हो सकता है, तो माफिया की कोई जगह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। माफिया तो माफिया ही होता है, इसलिए हम माफिया को माफिया ही मानते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, तो आपने कहा कि मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, कभी कहा है कि मौलवी माफिया में कोई फर्क नहीं होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, मैंने क्या पहले माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। तो आपने कहा कि मौलवी और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं कह रहा हूं माफिया अभी कि मौलवी और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। ठीक है, मस्जिद में मौलवी रहते हैं। अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को ही एक जैसा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। उन्होंने मौलवी के लिए बात कही, पादरी के लिए बात कही, किसी और धर्म के किसी पुजारी के लिए बात कही। उन्होंने जो अपना देखा, जो समझा, जिनको उन्होंने देखा उसके बारे में कहा। तो अखिलेश यादव ने गलत देखा और समझा? नहीं, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आपके हिसाब से मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, उनके हिसाब से नहीं हो सकता है। माफिया जहां भी होगा, माफिया जैसा बताया, माफिया जहां भी होगा, आपके स्टूडियो में भी होगा, चाहे मस्जिद में होगा, चाहे मंदिर में होगा, रेलवे स्टेशन में होगा। स्टूडियो में माफिया नहीं होते। वही मैं कह रहा हूं ना, माफिया माफिया ही कहा जाएगा, माफिया माफिया ही कहा जाएगा। आप माफिया है ना, तो मैं माफिया हूं ना, तो प्रदीप भंडारी माफिया है। तो स्टूडियो में माफिया को नहीं बिठाते, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए। अगर आपके यहाँ कोई माफिया आएगा तो माफिया ही कहा जाएगा। नहीं है ना, नहीं, हम माफिया को बुलाते ही नहीं है। लेकिन है नहीं, अच्छी बात है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है गार्ड को। है नहीं, अच्छी बात है, लेकिन माफिया को माफिया कहोगे और कुछ कहोगे। धर्मेंद्र यादव, मेरे गेट पर ऑफिस में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई माफिया इस गेट के अंदर आएगा नहीं। आप जितने लोगों का इंटरव्यू किए हैं, मैं उसमें 10 नाम बता सकता हूं जिनके पास गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सुन लीजिए, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। चैलेंज करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। छिनैती जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हैं। चलिए 5 लोगों के नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किए। सुनिए ना, 5 योगी आदित्यनाथ जी ने अपना धर्मेंद्र यादव, गंभीर धाराओं में मुकदमे। अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू किया होगा, उसमें आप 5 माफिया गिना देंगे। आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया। मैंने 5 गिनाया, आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया है। अरे मैंने, अब वही बात, आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे। मैं किसकी इंटरव्यू की बात? आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं तो किसी और की इंटरव्यू की बात करेंगे। टाइम्स नाउ के एंकर है ना,
तो टाइम्स नाउ की मैं बात करूंगा कि तो आप मेरे कैसे शो बात में करूंगा? आप मेरी बात करिए। चलिए गिनवाइए ना टाइम्स नाउ के 10 इंटरव्यू, 10 कौन से माफिया के मैंने इंटरव्यू कर बताया दिए। ना, केशव प्रसाद मौर्य की हिस्ट्री जाके देख लीजिए। अच्छा। जमीन छिनैती का, जमीन हड़पने का, हत्या का, लूट का सारा मुकदमा दर्ज है। उनका आपने इंटरव्यू नहीं लिया। अदालत ने रोज माफिया आपके बोलकर कैमरे कन्विक्टेड दिखाई कर देते दिया हैं। है। अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। क्यों नहीं कर दिया है? कर दिया है। बिल्कुल मुकदमा दर्ज है उसमें। नहीं सजा याफ्ता बताइए ना। आप सजा याफ्ता की Convicted बात का मतलब करोगे क्या आप? होता है? नहीं, सजा अरे याफ्ता की भाई, बात करोगे? सपा किसी को माफिया आप कहेगी सजा तो हम मान याफ्ता की लेंगे। बात करोगे आप? नहीं सपा किसी को नहीं, माफिया आप- कहेगी तो हम मान लेंगे। नहीं, मठाधीश- कि अदालत कहेगी माफिया तो मानेंगे। नहीं, अदालत क्यों? अदालत कहेगी, बिल्कुल कहेगी। हाँ तो जब कहे तब हमसे पूछिएगा। अरे FIR नहीं दर्ज जब है। कहे तब पूछिएगा। नहीं, FIR जब दर्ज कहे है, और FIR उसके को नहीं बाद मानते इंटरव्यू आप। करूं FIR या को हमारे नहीं मानते चैनल की ओर से किया जाए तब पूछिएगा। मतलब पोस्टर को आप सपा मान के लेंगे। कहने से कोई माफिया नहीं होगा। पोस्टर को मान लेंगे, FIR को नहीं मानेंगे आप? क्या चीज FIR आपके लिए ऑथेंटिक नहीं तो मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं मान नहीं रहा हूं। मैंने आपसे भी पूछा है कि मठाधीश को छोड़कर कोई और शब्द क्यों नहीं मिला। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और मैं सवाल आपके- और कहने में और स्टेटमेंट बोलने में और एक डिसीजन सुना देने में फर्क होता है धर्मेंद्र यादव। आप प्रोफेसर हैं जब चाहे सवाल आप कोई स्टेटमेंट प्रोफेसर हैं बना और दें। आप सवाल आप और जब स्टेटमेंट चाहो का फर्क सवाल कोई समझेंगे। स्टेटमेंट बना दो। हाँ भाई, सवाल का अर्थ है जब मैंने सवाल आपको अधिकार है क्या बताया, लोकतंत्र आपको में। क्यों नहीं संविधान समझ ने अधिकार दिया है बतौर पत्रकार मुझे सवाल पूछने का। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, हाँ। लेकिन आपको दोनों पक्षों का सवाल लेना पड़ेगा। अरे तो सवाल तो ले आप रहा एक बार हूं। बोल और दीजिए। क्या लिया? नहीं, आप बोल दीजिए कि योगी जी ने अपने मुकदमे क्यों वापस लिए। क्या चीज वो आप बोल जाकर दीजिए। पूछिए, मैं क्यों पूछूं भाई? आप नहीं पूछोगे, वही अरे तो बात मैं है। उसको ये आप जाइए ना सर अदालत में। साहस होता है, साहस होना धर्मेंद्र चाहिए यादव, पूछने के नहीं लिए। साहस की चिंता मत करिए सत्ता भाई। से सवाल करने का साहस की साहस चिंता मत करिए। करिए। सत्ता से सवाल करने का साहस चलिए, करिए ठीक। राकेश जी। प्रदीप भंडारी ये झूठ बोल रहे हैं। संसद उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, कोई भी चीज वापस नहीं ली गई है। ये 100% झूठे लोग हैं। और मैं आज इनकी पोल खोलना चाहता हूं। ये रहे इनके राइस शेख जो आज महाविकास अघाड़ी, महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर लिखते हैं कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। एक तरफ मठ में बैठने वाले हमारे हिंदू साधु संतों को ये बांटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ समाज में घृणा पैदा करने की बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी क्या हुआ था राकेश जी? हमारे शंकराचार्य को उन्होंने बनारस के अंदर पिटवाया था, इन्होंने उनसे लाठी डंडे से पिटवाया था। यह इनकी सोच, ये चाहते हैं कि समाज के अंदर हिंदू बटे, और इनकी सोच इस तरीके से एक्सपोज हो चुकी है जो आज ये लेटर में कह रहा है। ये आज लेटेस्ट लेटर है। और मुझे बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या इनने बोला था कि गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो है, गोरखपुर की तरफ जो ये बुलडोजर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। गोरखनाथ मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी है। गोरखनाथ मंदिर हर दिन 2000 से ज्यादा लोगों की सेवा करता है, 2 भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर घृणा है, हिंदू नफरत है। जब इनकी सरकार थी क्या हुआ करती थी? इनकी सरकार होती थी, कहते थे मौलाना मुलायम, ये इनका राज हुआ करता था। जब इनकी सरकार हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतते थे। इनको दिक्कत है कि आज हिंदू एक है और ये बांट नहीं पा रहे, इसीलिए अब इन्होंने नई रणनीति चालू कर दी कि हिंदू साधु संतों और भगवा पहनने वालों के खिलाफ समाज में घृणा पैदा करे, उनको पिटवाएं। तभी शिवपाल यादव कहते हैं पीटा जाएगा। और आज इनका नया पोस्टर कह रहा है हिंदू साधु संत जो है वो बांटने वाले, मतलब साफ है इनकी रणनीति है हिंदू साधु संतों को बंटवाने की। ठीक है धर्मेंद्र यादव आप बोलिएगा, मैं एक सवाल पूछ लूं, उसका जवाब देकर फिर आपको जो कहना वो कहिएगा। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, अगर योगी पर बोल रहे हैं तो सीधे योगी का नाम लेकर बोलिए, और नहीं तो मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जहां बांटा और काटा जा रहा। राकेश जी, बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, आज से नहीं। जब से देश आजाद हुआ था उसके पहले से, जब आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए थे और अंग्रेजों के साथ थे। अरे तब भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, क्या बातें करते? मतलब नहीं झूठ तो मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर जनसंघ बनाया, आजादी के समय हम लोग कैसे हो गए? नहीं धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं ना, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं। 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? कुछ भी बोल रहे हैं आप। अच्छा चलिए, कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए अपनी बात चार कागज लेके आए, अब मैं भी दिखाना शुरू करूंगा। 4 कागज नहीं, पढ़ के आया हूं, मैं आपके जैसे लप्पे नहीं मारता हूं। ये आपके ये लो, सुनो, ये आपके राइट से, आपके राइट से। उत्तर प्रदेश में पत्रकार को न्यूड करके पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। यह है कानून व्यवस्था। मैं सुनाऊं ये कानपुर में सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश में कानपुर में, अच्छा एक-एक करके सुना लीजिए, एक-एक करके, जिलाधिकारी के घर के बगल में दफना दिया गया। ये वीडियो देखिए आप, उत्तर प्रदेश में कानपुर के जिलाधिकारी के घर के बगल में मार के दफना दिया गया। यह है कानून व्यवस्था, यह है काटने की बात। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काट के अलग कर दिया गया उसका सर को। जब योगी जी कहेंगे कटने की बात तो प्रदेश में कटने की सिलसिला जारी हो जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, आप जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने पत्रकार की बात की,
मैंने सवाल मठाधीश पर पूछा। देखा? प्रदीप भंडारी आधा मिनट दीजिए। मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता और काटता हो। नाम बताइए, जगह का नाम लेकर, पता लेकर। बांटने काटेंगे नारा किसने दिया मुझे बताइए। अरे पहले आपका पोस्टर है ना, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। या तो कहिए कि ये नारा गलत है, या तो कहिए कि ये पोस्टर गलती से छप गया। ये सपा का पोस्टर नहीं है, सपा अलग करती है इस पोस्टर से अपने को। बटेंगे तो कटेंगे नारा किसने दिया? अरे भाई, पूरा देश तो वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है। आप कहिए ना, क्या चीज? आप नाम लीजिए, किसने कहा बटेंगे तो कटेंगे? अरे योगी ने कहा। योगी ने कहा ना, हाँ, तो संघ ने समर्थन किया ना। क्या चीज? मठाधीश पता चल गया ना किसने कहा बटने कटने की बात कही? क्या चीज? मठाधीश पता। अरे भाई, अरे धर्मेंद्र यादव जी, आप प्रोफेसर है सर, ये बच्चों वाली बात मत करिए। आपके पोस्टर पर नहीं सुनिए ना, आपके पोस्टर पर लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। ये आपका पोस्टर है, आपकी पार्टी के नेता का पोस्टर है। आप सुनिए सवाल। मैं कह रहा हूं मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता काटता हो, ताकि ये नारा सही लगे। आपसे मैंने पूछा कि बटेंगे कटेंगे नारा किसने दिया? आपने कहा योगी जी ने दिया। ठीक है, तो योगी जी तो वही मठाधीश हैं जो बटने कटने की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मुझे बताइए, आपको समझ नहीं आ रही? तो मतलब गोरखनाथ मठ में बांटा और काटा योगी जी की बात कर रहा हूं मैं। गोरखनाथ मठ में बांटा और अब तो मठ का सहारा ले लोगे, फिर धर्म का तो फिर सहारा वही ले बात लोगे। है। प्रदीप भंडारी, इतना जनरलाइज मत करो उसे। जनरलाइज करना मुझे भी आता है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, इनके पूरी की पूरी कथनी में हिंदू नफरत एक्सपोज होती। मैं आज देश को वापस से बताना चाहता हूं कि 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर जाने का वादा कर रहे थे, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए। इनके समय में प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको योगी आदित्यनाथ जी के नारे से दिक्कत थी तो लिख देते योगी आदित्यनाथ जी नारे अपने पोस्टर में, पर मठाधीश इसीलिए लिखा क्योंकि हर मठ में हिंदू साधु संत जो है उसके खिलाफ ये घृणा पैदा करना चाहते हैं। इनके राइट से कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहते हैं। तीसरा इनका झूठ, पत्रकारों की बात ये ना करे। अगर अखिलेश यादव जी का बस चलता तो पत्रकार पे औरंगजेब जैसे तलवार चला देते। सुनना चाहते, देखना चाहते, मत मुंह खुलवाइए, पढ़ के आया करिए। और 699 मर्डर हुए थे 45 दिन में जब आपका शासन हुआ करता था। धर्मेंद्र यादव जी, आपको प्रोफेसर ऑफ फेकरी होना चाहिए, ना कि किसी और चीज के। मेरा आपसे निवेदन है, आज माफी मांगिए आप हिंदू साधु संतों से, हिंदू साधु संतों से माफी मांगिए। ठीक। अब सुनिए धर्मेंद्र जी, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। सवाल बार बार पूछूंगा ही। आपने कहा कि मठाधीश योगी के लिए कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि नारा ऐसे लिख देते ना कि योगी बांटेंगे और काटेंगे। क्या जरूरत थी मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे? पहले भी मठाधीश पर बवाल हुआ था, इनडायरेक्टली सफाई भी देनी पड़ी थी कि मठाधीश हमने किसको कहा है, ये सबको पता है। तो सीधा नारा लिखने में क्या दिक्कत है? मैं यही तो कह रहा हूं कि योगी के लिए लिखना था, सीधे योगी का नाम लेकर लिखते। ऐसा तो है नहीं कि योगी का नाम आप लोगों ने कसम खा रखी है कि लेना नहीं है। इस देश के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपके कैमरे के सामने, बटोगे तो कटोगे, और बहराइच में कटवा भी दिया, बटवा भी दिया। अरे नहीं प्लीज, कैसी बातें कर रहे ना? आप स्टेट को कैसे अलग कर सकते हैं? गोपाल मिश्रा के परिवार से अभी तक आप नहीं मिले। सच को सुनने की ना, देखिए आप झूठ नहीं बोल सकते। धर्मेंद्र भाई झूठ मत बोलिए। अब AK शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। ये हमारा डेटा नहीं है, आपके पार्टी के नेता का है, उसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, प्रदीप भंडारी जी जैसे लोग क्या कहते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये रावण का अहंकार इनके अंदर घुस गया था। ये कहते थे कि मोदी जी राम को ले आए हम उनको ले आएंगे। अब इनके नेता कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अब वो कह रहे हैं हम आए ही नहीं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो गुमराह करने वाली राजनीति है। धर्मेंद्र जी ऐसी भी जलेबी मत बनाओ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जैसा हाल हो जाए। धर्मेंद्र जी कुछ भी, मतलब आप चाहना चाहते हैं टिम्बकटू पहुंच जाते हैं, आप किसी चीज पे जवाब भी नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए ना, अब आप मुझे कैसी बात कर दी आपने? नहीं, आप मुझे बताइए कैसी बात कर दी? नहीं, आप मुझे बताइए, आपने बहराइच की बात की, क्या गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? क्या हुई मुझे बताइए। आप मिले कि नहीं मिले? आपको संवेदना है, संवेदना है, आपने संवेदना है। अरे गोपाल मिश्रा का खुद पिताजी कह रहे हैं कि वो पूछे, वो नहीं कह रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? वाली कह रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी छोटा करके देखते हैं। आप मुझे बताइए, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पूरी दुनिया को टेंट दिया हो, जिसके टेंट के नीचे मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, पूरी दुनिया रहती है, उसको टेंट में भेज दिए। मतलब नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र यादव, मतलब आप कह रहे हैं कि इस मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रदीप भंडारी रुक जाइए। अब चलिए मैं धर्मेंद्र यादव आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी भाई, वो टेंट में भी रामलला ठीक थे।
अब आप कुछ भी बोल लो। नहीं, कुछ भी क्या बोल लो, आपके कहने का मतलब है ये। चलिए ममता काले रुकिए, प्लीज 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 रुकिए। ममता काले, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर योगी पर कहना है तो भाई सीधे योगी बांटेंगे काटेंगे या बांटते काटते हैं, जो भी कहना हो आप योगी का नाम लेकर लिख दीजिए। कोई नहीं कहेगा कि आपने हिंदुत्व पर हमला किया, कोई नहीं कहेगा आपने सनातन पर हमला किया, लेकिन मठाधीश बोलना है, इसके पीछे की मंशा क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि वो एक लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे लेजेंड को देख करके उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने कोई काम धंधा किया नहीं जब वो शासन सत्ता और सरकार में थे। अब दो चीजें बोलना चाहती हूं मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरा जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। अभी बड़ी बड़ी माफिया की बातें की गई मेरे भाई के द्वारा, तो मैं आज याद दिला दूं पूरे उत्तर प्रदेश को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी यूपी के अंदर, तब जो माफिया होते थे वो सरकार का हिस्सा होते थे बकायदा। हमारे किसी भी मठ के अंदर कोई माफिया नहीं है, ये बात तो पूरा विश्व जानता है, हर कोई जानता है। लेकिन सपा के अंदर माफिया होते थे सरकार में, और न केवल होते थे बल्कि वो सरकार को चलाते थे बिना मुख्यमंत्री बने हुए, और सरकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते थे और लाल बत्ती की गाड़ियों में घुमा करते थे। तो ये मुंह और मसूर की दाल ये लोग ना ही करें तो अच्छा है। सफाई में जा करके वो माफिया कॉर्निश बजाया करते थे, किसकी बजाते थे ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं जिनसे अपना एमवीए और इंडिया अलायंस नहीं संभाला जा रहा है, सुर फुटबॉल इनका चला हुआ है, आपस में कांग्रेस को और शिवसेना को काट करके ये फेंक रहे हैं। ये जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश को, ये जोड़ेंगे जिनसे एक इतना टिन्ने भर का एमवीए और इंडिया अलायंस नहीं जोड़ा जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं जोड़ने की जो पूरी जिंदगी एमवाई समीकरण की राजनीति करते रहे और अब पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने केवल बांटा ही बांटा है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी है, वो आज इस प्रकार की बात करेंगे। और सुनिए धर्मेंद्र भाई, आप प्रोफेसर हैं, आपसे मैं बड़े अच्छे से हमेशा बात करती हूँ, लेकिन एक चीज आप मान लीजिए और जान लीजिए और अपने नेताजी को ये बता दीजिए कि इस प्रकार की घटिया राजनीति करके पूरे सनातन को जो आप लोग टारगेट कर रहे हो, और हिंदुओं को अगर आप माफिया बोल रहे हो, मठाधीश के नाम पर सनातनियों को जो आप माफिया बोल रहे हो ना, इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने हमेशा सनातन। ममता जी ने आगे बढ़ो, आप जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र यादव। किसी ने आपसे डिग्री मांगी नहीं सर, डिग्री कागज मांग लिया जाता है तो इस देश में अलग ही बवाल हो जाता है, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, रुक जाइए। अब सैफ खान एक बात बताइए, मोहब्बत की आपकी दुकान में क्या मठाधीशों के लिए इस तरीके का शब्द उचित है? सबसे पहले राकेश जी बहुत धन्यवाद कि आधे घंटे बाद जो है मौका मिला। अभी तक मैं भाषण इन लोगों का सुन ही रहा था जो कोई अपने अपने अलग अलग तरीके के जो 16 मिनट बाद डिबेट शुरू होने के 16 मिनट बाद आया आपके पास। चलिए खैर, बहरहाल बहुत धन्यवाद के 16 मिनट के बाद ही नहीं माफी देते हैं। सबसे पहले चलिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक्सेप्ट किया। चलिए आगे राकेश भाई, मैं आगे बात को बढ़ाते हुए सबसे पहले ये स्टेटमेंट यूज करता हूं कि किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी बात ये जो अभी सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पहले एंकर रहे अब प्रवक्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी के, बहुत मुबारक हो कि अभी पिछली अपनी जस्टिफिकेशन जो डिबेट्स रही हैं उसमें जस्टिफाई जो पब्लिक है वो समझ सके। प्रदीप भाई बहुत मुबारक हो आपको जो है। अब एक जवाब दीजिएगा, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 11 दिसंबर 1995 में टाइम्स नाउ के अंग्रेजी चैनल पे खुद मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरा जवाब दीजिएगा, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं हमारे मोदी जी, और जिन योगी जी की आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि भगवान हनुमान एक जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। क्या ये अगेंस्ट हिंदू नहीं है बयान? क्या इस चीज के ऊपर जो है आप कुछ बोलना चाहेंगे या रोशनी डालना चाहेंगे? जवाब दूं मैं? क्या ठीक है साहब भाई सुनिए, साहब भाई सुनिए अरे सुनिए, आप प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कह दूं सर, मैं सिर्फ एक बात कह दूं सर, सुनिए सर डिबेट, अरे भाई सुनिए ना सैफ भाई सुनिए, आपके सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। आपकी पार्टी में तलाशने जाऊंगा तो आपकी पार्टी में भी 10 ऐसे नेता मिल जाएंगे जो पहले पत्रकार रहे, एंकर रहे, रिपोर्टर रहे, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, तो प्लीज उधर मत ले जाया करिए डिबेट को सर। ठीक है, आज प्रदीप भंडारी का जो रोल है उस पर बात किया करिए। चलिए प्रदीप भंडारी भाई देखिए, राहिम भाई सुनिए मेरी बात, आपने मेरे पे थोड़ा निजी टिप्पणी करी तो सुन भी लीजिए। अब सुनिए ना, थोड़ी सी क्षमता रखिए। अरे अब आप सुनिए तो सही, आपने 3 सवाल पूछे, सुनिए नहीं तो सुनिए तो सही, 3 सवालों का तीनों का जवाब तो सुनिए। 1 मिनट प्रदीप भंडारी, उनकी बात खत्म नहीं हुई थी, ठीक है चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए, अपनी बात खत्म करिए, फिर सीधे प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, बोलिए। 180 मंदिर तोड़वाने के ऑर्डर किसने दिए थे प्रदीप?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी अयोध्या में। दिखाऊं लिस्ट, सूची, या ये भी दिखाऊं कि भगवान रामलीला मैदान का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आई थी जो है कि रामलीला मैदान में से राम का नाम हटवा दें। कौन है हिंदू विरोधी? क्या सजा जो है दे दी गई है, इस पे जवाब दीजिएगा। निर्मोया अखाड़ा में, खुद निर्मोया अखाड़ा जो है, जो अयोध्या के मंदिर के लिए जो है कंटेस्ट करता रहा, वहां के ऊपर जो है कोर्टों में जो है 1400 करोड़ बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खा गई है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और अभी कैग की रिपोर्ट में आपका आया कि तकरीबन 20 करोड़ का फ्रॉड तो आपने अभी कैग की रिपोर्ट में किया है। इसी की वजह से, आपके बांटने, आपके तोड़ने की वजह से आप अयोध्या क्या, आप सीतापुर भी हार। चलिए समझे आप? जो ठीक है, हो गया। आप प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। सैफ भाई जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब 1.5 महीने ये भी बताइए क्या आपके साथ में जो इस वक्त जो संगठन में संजय निषाद हैं, वो कहते हैं भगवान राम जो है दशरथ के बेटे ही नहीं थे, उस पे भी हिंदू विरोधी है या नहीं? अरे जवाब दे लीजिए। 1.5 महीने। अरे सैफ भाई जवाब ले लीजिए भाई। इतने 10 सवाल मुझे ही नहीं आपके सवाल याद रहे। कम से कम जवाब देने वाले को तो सवाल याद रहे। उतने सवाल एक बार में पूछिए। सैफ भाई जो कांग्रेस के करिएगा माफी मांगने से। सैफ भाई जो कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में शुरुआत करिएगा। अरे सैफ भाई जो कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन आया मुझसे पूछने का, मुझे जवाब तो देने दीजिए। 2.25 मिनट तक आपके प्रवचन चल रहे थे। सुनिए, पंचर वालों को राजनीति ज्वाइन करने से बेहतर है कि अच्छे प्रोफेशनल्स राजनीति ज्वाइन करें। आपकी जो आका है वो एक दिन पहले आज तक एंकरिंग कर रही थी, अगले दिन महराजगंज से चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी उनकी, तो मत इसके ऊपर जाइए वरना आपकी नौकरी चले जाएगी। अब सुनिए, जैसे कि इन्होंने ए.के. शर्मा का बयान फेक कोट करा, आप 1990s का बयान फेक कोट कर रहे हैं। मैं आपके सभी हिंदू धर्म के सवालों का जवाब दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिए, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वाले उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ आपने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? आप मुसलमान धर्म से आते, अगर आपके धर्म पे कोई बोलेगा तो क्या सही होगा? एक मिनट सैफ खान सुनिए ना, सैफ खान सुनिए ना प्लीज सैफ खान प्लीज सर प्लीज। बहुत दर्शक शिकायत करते हैं कि सभी एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती है। आपने 2-2.5 मिनट तक सर लगातार सवाल पूछा, तो 2-2.5 मिनट समय दीजिए जवाब देने का। माफी मांगने दीजिए सैफ खान प्लीज। बयानों के ऊपर नहीं तो प्लीज आप इनका जवाब सुनिए, फिर उसके बाद आपके पास में आ जाऊंगा। लेकिन ये लगातार नहीं सर, प्लीज जवाब देने की। सैफ खान प्लीज सर प्लीज। ये जवाब देंगे सर, आप ही कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। प्लीज मुझे ये कहने के लिए मजबूर ना होना पड़े कि किस आदमी की आवाज होने आ जाएगी। आप लोग इतनी मैच्योरिटी दिखाया करिए प्लीज। सैफ भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मेरी विनम्रता। आपने ऐसे सवाल उठाए सब पार्टी अभी सिर्फ प्रदीप भंडारी की आवाज होने जा रही है। मैं सैफ जी से कह रहा हूं, सैफ भाई सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स का था। आप हिंदू धर्म से नहीं आते इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके धर्म के ऊपर ये टिप्पणी करी होती तो क्या बातें होती आपको भी पता है। तो क्या सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वालों के साथ आपने गठबंधन तोड़ा? क्या आपके राहुल गांधी जो मंदिरों को एक ऐसा स्थान कहते थे जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पे कार्रवाई करी? क्या 70 सालों तक जब आपकी शासन हुआ करता था कि आपने प्रभु श्री राम का मंदिर रुकवाने के लिए बड़े वकीलों को नहीं करा? क्या अभी तक राहुल गांधी प्रभु श्री राम का मंदिर का दर्शन करने गए? अरे चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा हारेगा, परंतु सनातन को डेंगू, मलेरिया आप कहेंगे। और मेरा आपका आखिरी सवाल का जवाब दूंगा, निजी टिप्पणी का वापस से बोलूंगा। पंचर वालों को राजनीति ज्वाइन करने से बेहतर है हर फील्ड के अच्छे प्रोफेशनल्स राजनीति ज्वाइन करें। आप नहीं समझेंगे वो बात को, मुझे पता है आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका वाड्रा के साथ में जमानत जब्त हो चुकी है आपकी पार्टी की, राहुल गांधी के साथ जमानत जब्त हो चुकी है, नोटा से कम वोट आए। सैफ खान मैं सबसे कह रहा हूं सर, अगर आप एक मिनट सैफ खान, किसी की आवाज होने नहीं जा रही है पीसीआर, किसी की आवाज होने नहीं जा रही है सैफ खान। और मैं सबसे कह रहा हूं, ये प्रदीप भंडारी के लिए भी बात है, धर्मेंद्र यादव के लिए भी बात है, मेहरदीन के लिए भी बात है, और मेहरदीन से थोड़ा कम से कम सीखिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आपने सवाल पूछा, 2-2.5 मिनट आपको भरपूर समय मिला, तो सवाल का जवाब सुनिए सर। और अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ बोलना है तो 2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए। ऐसा थोड़ा नहीं कि लगातार टेप ऑन रहेगा, दर्शक भाग जाते हैं, टीवी चैनल स्विच कर देते हैं, आपको नहीं सुन पाते हैं। तो सर प्लीज सैफ भाई बोलिए,
मेरी इस रिक्वेस्ट को समझिए, ऑन एयर टाइम खराब नहीं करते हैं। मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं, बोलिए, फिर मैं मेहरदीन आपके पास आऊंगा। रुक जाइए, चलिए बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं राकेश जी सवाल, जितनी इच्छा से और जितनी उससे आप जो है अभी सपा के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि इस पे जवाब दीजिए मठाधीश पे, उतनी ही फोर्स से जरा अब प्रदीप से सवाल पूछिए, क्या भगवान के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए ये झूठ, इन्होंने बोला कि रामलीला मैदान का नाम हमने बदला, ये हमारे स्टेटमेंट को झूठ कोट कर रहे हैं। ये रहा भारत टाइम्स का, ये झूठे का जवाब देंगे। हम राम भक्त नहीं, नाम राम भक्त है, नहीं बदलेगा रामलीला मैदान का नाम। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड, ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। अपनी पार्टी से सिर्फ झूठ के अलावा कुछ और सोचते नहीं है। आप चेक कर लीजिए अपनी रिसर्च टीम से, इन्होंने जो 10 की बातें करी है उसमें से 10 की 10 झूठी है। अब जवाब दीजिए, क्या प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना उससे खुश है कि नहीं है? क्यों नहीं गए दर्शन करने? मैं ऐसे एंकर के ऊपर मैं निवेदन करूंगा जो आप उसको बुलाएं जो सच जानते हो या जानकारी रखते हैं। अरे कैसी बात कर रहे राकेश जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं ओपन आपके शो पे, अगर एक भी फैक्चुअली इनएक्यूरेट मैंने बात करी हो तो। इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी रामलीला मैदान प्रदीप भंडारी एक मिनट दिखा के माफी मांगो। साहब भाई सुनिए, आप दिखाइए सर, मैं आपको समय दे रहा हूं। सैफ खान आप दिखाइए। अरे भाई आप सैफ खान सुनिए सर, ऐसे डिबेट करना थोड़ी नहीं सिखाइए। आपको जो कहना है आप कहिए, प्रदीप भंडारी को जो कहना है वो कहेंगे। आपको कोई वीडियो दिखाना है तो आप कहिए कि मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, मैं आपको समय देता हूं, दिखाइए। उसका रिप्लाई प्रदीप भंडारी को जो देना होगा वो देंगे। आपने एक फैक्ट रखा, प्रदीप भंडारी ने कुछ और फैक्ट रखा। दिखा दीजिए मोदी जी का इंटरव्यू जो है, पता चल जाएगा कितने धर्म और कितने धर्म को विश्वास रखने वाले हैं। अच्छा, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का ठीक है सर, चलिए मेहरदीन, अब चलिए साहब भाई अभी मैं आता हूं सर, इस पर भी आता हूं सर। सैफरन टेररिज्म किस पार्टी की विचारधारा में था? सुशील कुमार शिंदे ने आपसे थोड़े दिन पहले किसी पॉडकास्ट में क्या कहा था? पार्टी ने कहा था तो मैंने कह दिया। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसका जवाब आप शायद न दे पाएंगे। आपने कह दिया कि मठाधीश को लेकर ऐसा शब्द गलत है, लेकिन आप खुद अपने गिरबान में झांकने के लिए नहीं तैयार हैं। चलिए मैं आ रहा हूं। मेहरदीन अब रुक जाइए सर, दूसरों को समय दीजिए। मेहरदीन से सीख लीजिए। आपको 16 मिनट नहीं सहा गया, मेहरदीन एग्जैक्ट आधे घंटे से सह रहे हैं कि उनके पास में नहीं गया, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखिए। अब मेहरदीन रंगरेज, माफी, पहले बहुत देर से आ रहा हूं आपके पास। सवाल यह है कि भाई ये सनातन पर अटैक कर देने से या इस तरीके से बोल देने से मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाता है क्या? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि एक समुदाय मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। देखिए राकेश भाई, कुछ लोग इस तरीके के हैं जो मुसलमानों को गाली देते हैं तो हिंदू खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर मुसलमानों को गाली दी जाती है तो हिंदू भाई भी खुश होते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मठ और मंदिर के जो साधु संत हैं उनका ये काम नहीं है बांटने का, काटने का, ना 80-20 करने का। उनका काम है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का। मगर ये लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी होती जा रही है और लगातार शीर्ष नेतृत्व, जब मोदी जी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात अमित शाह जी करते हैं, और 2017 से पहले योगी जी ने किस तरीके के कैसे कैसे बयान दिए हैं वो भी सब अभी सोशल मीडिया पर पड़े हैं। और अगर वो बयान हम मतलब कोट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते किस तरीके की उनकी भाषा थी। तो ऐसे लोगों को आप राजनीति में जब एक सूबे का एक मुख्यमंत्री बना देंगे, उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो विकास की बात करें, लोगों के लिए रोजगार की बात करें, महंगाई कम करने की बात करें, काम की बात करें, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि उन्होंने उस चीज की पढ़ाई नहीं करी। उन्होंने तो करी है कि अपने धर्म के बारे में उन्होंने पढ़ा और लिखा है, इस वजह से उनको जो है साधु संत बनाया गया, मठ का वहां पर वो बनाया गया। जिस तरीके से ये पूरा मतलब एक हिंदुत्व, एक इस तरीके से एक आइडियोलॉजी थोपने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब लगातार बयानबाजी का मतलब पोस्टर सपा का हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भाजपा थोप रही है। ये बड़ा अच्छा नैरेटिव लेकर आ गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कौन सा हिंदू भाई खुश होता है किसी मुसलमान को गाली दे देने पर? ये सब बातें मत किया करिए। आपके शौकत अली यूपी के जो अध्यक्ष हैं कल उस पर डिबेट कर रहे थे, वो लाउड स्पीकर, दाढ़ी, टोपी पता नहीं कहां तक पहुंच गए, तब भड़काने वाली बात आपको नहीं समझ में आती है। तो सर दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर झांकते क्यों नहीं है? देखिए राकेश भाई, देखिए आपका तो फर्ज बनता है कि आप जो है मतलब सबसे जो है कड़े सवाल पूछें, मगर आप ये जो रोल निभाते हैं सिर्फ ये हमारे साथ ही निभाते हैं। आपके बराबर में प्रदीप भंडारी खड़े हैं, उन पे तो आपने एक बार नहीं कहा कुछ भी उन्हें। नहीं, प्रदीप भंडारी ने सब पोस्टर जारी किया होता तो प्रदीप भंडारी से भी पूछ रहा होता। नहीं, बटोगे तो कटोगे वाला नारा जो केशव प्रसाद मौर्य है उन्होंने कह दिया भाजपा का नारा ही नहीं है, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो हमारा नारा। तो पहले तो आप अपनी पार्टी में तय कर लीजिए कि ये नारा आपका है या नहीं है, पहले एक बात। दूसरी बात, इस तरीके की ये जो बात है, जब आप अपने मैनिफेस्टो पर कोई बात नहीं करते, आप
लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आप खुद चाहते हैं देश जो है समाज को बांटना। अच्छा, ओबीसी के खिलाफ अगर मोदी जी के खिलाफ किसी ने, राहुल गांधी ने कुछ कह दिया था तो किस तरीके से मोदी जी कहते थे, देखिए ओबीसी समाज का अपमान हो गया, तो जब कौन बांट रहा था लोगों को। तो इस तरीके की बात। प्रदीप भंडारी एक रिप्लाई करिए, क्योंकि बार बार बीजेपी का नाम आया। आता हूं धर्मेंद्र जी। मैं कहता हूं ये लोग को कहिए थोड़ा सा इनको रिसर्च दे दिया करे, पढ़ लिख के आया करे। ये रहा केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान, इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे से वो विभिन्न राय रखते हैं। पूरी राय नारा पढ़िए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप लोगों ने क्या कहा था सुनिए, देखिए एक 2.5 मिनट तक इनके हम प्रवचन सुने, हम 10 सेकंड का भी रिबटल नहीं दे पाए। कैसा हो गया, इनको लगने लग गया कि ठीक है मेहरदीन, मैं आपको तुरंत समय दे दूंगा। एक बार सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं। आप कुछ कहते हैं, किसी का रिप्लाई आता है तो सुना करिए, इशारा करिए, मैं तुरंत आऊंगा, तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर करिएगा। 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ पे भारी होंगे, क्या ये कम्युनल नारा है कि नहीं है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने 6 महीने तक कहा था कि सीए से मुसलमानों की सिटीजनशिप जाएगी। इन्होंने 6 महीने तक झूठ फैलाया था। रंगरेज जी अगर एक मुसलमान का नाम बता दे जिसके कारण सीए की सिटीजनशिप गई, तो मैं इनके 10 सवाल का जवाब दूंगा। ये झूठ के लिए देश से माफी तो मांगे पहले। बोलिए मेहरदीन। देखिए ये रहा उनका बयान। ये तो लगातार इस तरीके का नैरेटिव बनाते हैं कि झूठ बोला जाए। नहीं पढ़ो कि बीजेपी का नारा नहीं, पढ़ो। अरे सर क्या लिखा है? पढ़ो, मैं कल 2 नवंबर का ट्वीट करता हूं, पढ़ो। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री। अरे पढ़ो तो सही, मुख्यमंत्री बयान पढ़ो। सर मैंने पढ़ लिया, बयान पढ़ो, आप पढ़िए। बयान देखिए, ये बयान नहीं पढ़ना, मैं पढ़ देता हूं। ये ऐसे ही झूठ करते हैं, कुछ बयान नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन्हें झूठ बोल रहे हैं। राकेश जी ने कह रहा हूं इनको चैलेंज करिए, वर्बाटम बयान पढ़े। मैं कह रहा हूं पढ़े वर्बाटम बयान, मैं पढ़ता हूं वर्बाटम बयान, मैं आपको दे देता हूं। ये 2 नवंबर का ट्वीट, श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, ना तो इसमें गरीब है, ना पिछड़े हैं, ना दलित है। असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। ये 2 नवंबर 2024 12:58 का ट्वीट है। आप पढ़ो ना ओरिजिनल बयान, पढ़ो। अपना देखिए झूठ है, नहीं पढ़ते हैं। अच्छा रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन, अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। पूरी करिए। नहीं, लगातार मैं कह रहा हूं, जब योगी जी लगातार वहां पर अभी 2024 में भी चुनाव आ रहे और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो सवाल या निशान लगातार उठ रहे हैं और उनके उप मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी का नारा नहीं है, तो झूठ कह रहे राकेश जी। मैं वापस ऑफिस ले रहा हूं, इनको बोलिए ना, पढ़ेंगे अपनाया जा रहा है। ऐसे थोड़ी फेक न्यूज़ फैलाते जाएंगे और कुछ भी बोलते जाएंगे हमारे पार्टी के बारे में। पढ़ के मेहरदीन, एक तो ये फोटो वाला भाई सोशल मीडिया पर बहुत कुछ तैरता रहता है, तो वो सब फोटो मत दिखाया करिए, एग्जैक्ट बयान सुनवा दीजिए। नहीं मैं, अरे सर आपको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैं अरे भैया, सच और झूठ का फैसला जनता कर लेगी। मैं यहाँ सच और झूठ का फैसला तय करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, चलिए रिसर्चर टीम से पूछिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक। तो अगर ये झूठ बोल रहे थे इनसे माफी मांगो। इनके पास बयान तक नहीं है और ये बोल रहे बयान है। अभी कोर्ट 10 मिनट हो गए, ये बयान नहीं पढ़ पा रहे। क्या मोबाइल में दिखा रहे? मैं आपको बयान पूरा पढ़ देता हूँ। आप लोगों को मैंने बयान पढ़ा, बयान पढ़ने में झूठ बोल। चलिए ममता काले कुछ बोलना चाह रही है, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं बड़ी देर से सबकी बातें सुन रही हूँ राकेश जी, बस 2-3 चीजें बोल रही हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से क्या ही बोलूं जिस पार्टी के मुखिया भारतवर्ष के लोकतंत्र के पावन मंदिर लोकसभा में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। इनको एमपी बनाए ये देश, ये देश इनको इनकी पहचान दे और उसके बाद जाकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगाए। भारत माता की जय बोलते हैं, इनके पेट में मरोड़ उठ जाते हैं। एक मिनट रुकिए ममता काले, एक मिनट होल्ड। ममता काले प्लीज शांत। एक तो मेरे सामने किसी और मुल्क का यहां पर जब कोई संदर्भ नहीं है तो जय जयकार मत किया करिए। दूसरी बात है, अरे सुनिए ना मेहरदीन, आपने जय फिलिस्तीन बोला ना। अरे सुनिए मेहरदीन प्लीज, मेहरदीन सुनिए, आपने जय फिलिस्तीन बोला, अब चलिए भारत माता की जय बोलिए। नहीं जय ही बोल रहा हूँ। नहीं भारत माता की जय बोलिए। फिलिस्तीन की जय बोल सकते हैं और भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, हिंदुस्तान की जय नहीं बोल सकते हैं। नहीं भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोलते। हिंदुस्तान की जय बोलने में क्या दिक्कत है? अरे बोल तो रहे जय हिंद का क्या मतलब है? तो मैं आपको बोल रही थी, जब मैंने आपके आका की पोल खोली तो आप मेरे बीच में बोलने लगे। मैं जब पूरा टाइम आप बोल रहे थे मैं चुप थी। आप भी जय फिलिस्तीन बोलेंगे और भारत माता की जय बोलते हुए आपके मुंह में दही सट जाएगी, आपके पेट में दर्द सट जाएगा। और दूसरी बात सुनिए, खबरदार अगर आपने महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बोला, क्या जानते हैं आप योगी जी के बारे में? क्या जानते हो उनके बैकग्राउंड के बारे में? क्या जानते हो मेहरदीन, अच्छा चलिए एक मिनट मेहरदीन, आपने कहा ना
अरे मेहरदीन आपने कहा ना कि जय फिलिस्तीन बोल देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद बोल देंगे। तो सर एक बात बताइए, आपके लिए पहले आपका मजहब है कि पहले आपका मुल्क है? देखिए राकेश भाई, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। नहीं, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? आगे किसको रखेंगे? मैं कह रहा हूँ राकेश जी, मेरे लिए भारत माता सबसे ऊपर है, मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे ऊपर है। इनसे बुलवा के बताइए। आपके लिए तो पता नहीं क्या क्या आपसे तो आप तो कह देंगे बीजेपी मेरी सबसे ऊपर है, बाद में मुल्क है। आप कुछ दिन बाद कह देंगे अगर भाजपा। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं ना मेहरदीन, छोड़िए ना। मैं कह रहा हूं मैं पहले भारतीय हूं फिर हिंदू हूं। मेहरदीन मैं कह रहा हूं कि मैं पहले भारतीय हूं, पहले इंडियन हूं, उसके बाद हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं। मैं भी गर्व से कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं। बोल दो भारत माता की जय। भारत माता की जय नहीं। चलिए नहीं चलिए मेहरदीन, आपकी मजबूरी समझ में आती है सर, आपकी मजबूरी समझ में आती है जय फिलिस्तीन कहने के पीछे, क्योंकि आपको सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करना है और कोई मकसद आपका दूसरा नहीं है। आप जय अपने मुल्क की क्यों नहीं बोल सकते? आपको एक वोट बैंक को खुश करना है, आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं सर। तो वो प्रोपेगेंडा मेरे सामने मत चला करिए। चलिए धर्मेंद्र यादव बोलिए। हो गया भाई, रुक जाइए, रुकिए। हो गया मेहरदीन, हो गया प्लीज, हो गया। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप स्वभाव देखेंगे, अभी हमारे प्रदीप भंडारी साहब कह रहे थे कि पंचर बनाने वाला राजनीति में कैसे आ गया। ये इनकी सोच है, दरअसल इनके सोच के निचले हिस्से में। धर्मेंद्र जी, आप मेरे सामने मुझे गलत नहीं, मैंने कहा कि अगर पंचर बनाने वाला राजनीति में आ सकता है तो अच्छे प्रोफेशनल्स भी राजनीति में आ सकते हैं। झूठ मत कोट करिए, झूठ मत मुझे कोट करिए, झूठ मत कोट करिए, झूठ मत कोट करिए। ना आप सुनते ही नहीं, तो आप झूठ इन्होंने नहीं कहा कोट करेंगे। कि प्रोफेशनल आने चाहिए, पंचर वाले आप ले आते हो। ये इनकी सोच है, जो गरीब उसे गरीब बना के रखो और जो अमीर उसे अमीर बना के रखो। इसीलिए अमीरों के पैरों में हमेशा पड़े रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश के लोगों से लेना देना नहीं है। रही बात उस बयान की, उस बयान को मोदी जी भी नहीं बोल रहे दोबारा से। तो ये भंडारी जी बता दें कि उस बयान से मोदी जी सहमत है कि नहीं है, या ये मोदी जी के बात को नहीं कहेंगे यहाँ पे, या मोदी जी से बड़े नेता ये बता दें कि अगर मोदी जी उस बात को दूसरी तरह से कह रहे हैं, इसका मतलब वो नकारात्मक नारा था, इसको मोदी जी ने भी मान लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने मान लिया नकारात्मक नारा है, तो यहाँ आप भी मान लीजिए। देश आपका है, चलिए प्रदीप भंडारी, हो गया रिप्लाई। आपने स्वभाव की बात करी, ये फोटो आपकी पार्टी का स्वभाव बता देती है। जब अखिलेश यादव जनता दरबार लगाया करते थे, जनता इनके कदमों में बैठती थी, जैसे आईजी बैठा करते थे। जब हम जनता दरबार लगाते, जनता को सम्मान से बैठाते। आप जनता को एक रूलर के समान में, जैसे औरंगजेब करा करता था, वैसे करते। आपका समाजवाद ये रहा, आपका बड़ा घर, आपका बड़ा घर, मुख्यमंत्री आवास के सामने जनता नहीं बड़े प्रति व्यक्ति आए, हमारी सरकार में बड़ी है, तो 5 इकोनॉमीज में हम पहुंचे हैं। जान को मार करके जिलाधिकारी के घर के बगल में दफनाया जाता है, ये आपका हिसाब है। आपका जनता दरबार दिखाने का है, जनता के लिए नहीं है। ठीक, अब मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल धर्मेंद्र यादव जी, सितंबर 2024 में इसी साल कहा अखिलेश यादव ने मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने कह दिया साधु वेश में घूमते जग में धुर्त अनंत। उससे पहले इन्होंने कहा था जुलाई में योगी जो कपड़ा पहनते हैं बोलते वक्त कम से कम उनका ख्याल रखें। उनके परिवार की बात करूं, शिवपाल यादव ने कहा मुख्यमंत्री कपड़े संतों के पहनते हैं लेकिन संतों जैसा ज्ञान नहीं। डिंपल यादव ने कहा कि लोहे में लगी जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। मेरा सिर्फ एक लाइन की बात है, आपको योगी से अदावत है निभाइए, आपको बीजेपी से अदावत है निभाइए। क्या उसके लिए भगवा और उसके लिए हिंदू प्रतीकों पर जाना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्या यही आखिरी दाम है आपका पीडीए एक साथ रखने के लिए? वरना आपको लग रहा है कि भाई ये पीडीए तो गया। राकेश जी, जो काटने की बात करे, जो बांटने की बात करे, वो संत नहीं हो सकता। अब तो कहिए कि योगी संत नहीं है ना। अरे मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव, फिर कहिए कि योगी संत नहीं है। आप योगी का नाम लेकर जो कहिए, लेकिन आप सभी संतों, सभी भगवाधारियों, सभी मठाधीशों की बात करिए, अरे भाई तो गलत होता है। फिर मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं ना, काटने की बात करने वाला, बांटने की बात करने वाला, सर्वधर्म समभाव, हाँ ठीक, ये सनातन और हिंदू धर्म का मुख्य जीष्ट है, इसको आप समझिए। धर्मेंद्र यादव आप सवाल नहीं समझ रहे हैं भाई, सनातन को मान रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आप सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कहिए ना कि योगी संत नहीं है, आप कहिए योगी मठाधीश की मर्यादा नहीं रख रहे हैं। आपको जो कहना है योगी का नाम लेकर कहिए। मैं कह रहा हूं सभी संतों, सभी भगवाधारियों, सभी मठाधीशों की बात क्यों? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, काटने की बात करने वाला संत कैसे हो सकता है? फिर वही बात है भाई, काटने की बात करने वाला संत कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, जब आप किसी अच्छा चलिए, आप 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले को अपनी पार्टी में रखते हैं, वोट मांगते ही उपदेश दे रहे देश में। अगर आप किसी प्रदेश के मुखिया हो गए, तो मुखिया और संत एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या खोटा बैठ रहे हैं राकेश जी? ये बोलेंगे, अरे जो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके लड़कियां सिर्फ एक घर की लड़कियां होती है, क्या बात कर रहे
ये वो आपका लोकतंत्र में कुर्सी का अच्छा नहीं नहीं अभी धर्मेंद्र दोनों चीजें अभी धर्मेंद्र भाई रुकिए रुकिए, अब धर्मेंद्र भाई को ऐसे नहीं समझ में आएगा। सैफ भाई आपने जो शुरुआती लाइन बोली थी वो बहुत सही बोली थी। मैं आपसे सवाल वो पूछ रहा हूं जो धर्मेंद्र यादव से सवाल पूछ रहा था, इसका जवाब तो नहीं दे पाए, उम्मीद कर रहा हूं शायद आप जवाब दे पाए क्योंकि आपने ठीक ट्रैक से शुरुआत की थी। मैं ये कह रहा हूं योगी से अदावत है, ठीक है, आपको लग रहा है कि योगी बेहतर नहीं है, आपको जो मना है बोलिए। आपको लग रहा है कि योगी संत नहीं है तो आप योगी का नाम लेकर कहिए, लेकिन सभी संतों, सभी भगवादारियों, सभी मठाधीशों की बात करना क्या ठीक है? नहीं राकेश जी, मैं हमेशा सही बात ही रखता हूं सामने जो है, और अगर ये बात मैंने सामने रखी है अभी तो दोनों से माफी मंगवाने के लिए आपके चैनल में मंगवा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, है ना। और मैं साथ साथ में आपके जो चैनल के ऊपर जो राजनीतिक एक्सपर्ट है, पहले मैं उनको एडवाइस करूंगा कि पहले जानकारी लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट के लिहाज से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो हैं वो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, और 100 से ज्यादा जो है विधानसभा में रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस आम आदमी पार्टी के ऊपर है। क्या करते हैं? एक चीज का नहीं करते, हर चीज पे फेक न्यूज, झूठ। नईम खान फिर झूठ, नईम खान आप झूठ नहीं बोल सकते। सैफ खान नाम है, सैफ खान झूठ नहीं बोल सकते आप इस शो पे, सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप वापस झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, सैफ खान 20 सेकंड, 1 मिनट प्रदीप भंडारी, सैफ खान 20 सेकंड, समय नहीं है मेरे पास, 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड। राजनीतिक एक्सपर्ट जो हमारी ये कहती हैं कि फिलिस्तीन का नाम जो लोकसभा में लिया था, तो मैं बता दूं हमारा देश फिलिस्तीन को तो सपोर्ट करता है। मिस्टर सैफ खान, सुन लीजिए, फिलिस्तीन को करता है या सुन लीजिए, पहले तो जानकारी ले लीजिए। बुद्धि नहीं होगी, जितना आपका ज्ञान नहीं होगा उतनी राजनीति मुझे समझ में आती है। सुनिए, हमारा सामाजिक जीवन मैंने देखा है, समझे आप? तो मैं जो भी बोलूंगी आपको चुभेगी, क्योंकि आपने जितने भी फैक्ट्स बिगिनिंग में रखे वो झूठे थे। आपने झूठ फैक्ट्स रखे, आपने देश को गुमराह करने का काम किया। आप उन लोगों के पक्ष में आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा। आप उन लोगों के पक्ष में आकर के यहाँ पर बैठे हैं जो आतंकवादियों के लिए रोते हैं। आप उन लोगों के पक्ष में यहाँ करके बैठे हैं जिन्होंने इस हमारा देश। चलिए वक्त इतना ही है, सुनिए वक्त इतना ही है। सैफ खान, जय फिलिस्तीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो संसद के रिकॉर्ड से कार्रवाई से हटा भी दिया गया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है सर, मैं उधर नहीं जा रहा हूं और ना मुझे उस पर कुछ कहना है। मेरा सवाल सिर्फ ये धर्मेंद्र यादव, जो सैफ खान ने भी कहा कि आपको योगी से दिक्कत है, अदावत निभाई है सर, सियासी अदावत निभाई है, लेकिन कुछ ऐसा मत बोलिए कि ये मैसेज चला जाए कि हिंदुत्व पर अटैक हो रहा है, ऐसा मैसेज चला जाए कि आप सभी साधु संत और मठाधीश